हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। आपकी बुक का ज्योग्राफी लेसन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस 2 पेजेस को समझने का। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं। अब आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। एक एक पैराग्राफ समझेंगे शांति से। तो सबसे पहले ये जो 2 पैराग्राफ है पढ़ते हैं, पहला वाला पैराग्राफ, और समझते हैं क्या लिखा है। आवर अर्थ इज यूनिक इन सोलार फैमिली। हमारा जो अर्थ है मतलब पृथ्वी काफी यूनिक प्लैनेट है, बिकॉज अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज गॉट फेवरेबल टेम्परेचर, वाटर एंड लाइफ। बिल्कुल सही बात लिखी है। हमारा प्लेनेट इसलिए यूनिक है बिकॉज हमारे अर्थ के ऊपर आपको टेम्परेचर, वाटर और लिविंग लाइफ मतलब के जिंदगी देखने को मिलती है, और कोई प्लेनेट पे नहीं मिलेगी आपको। और यही गिफ्ट भगवान ने इस अर्थ को दिया हुआ है कि अर्थ को जिंदा बनाया है। बाकी प्लेनेट्स की तरह नहीं खाली धूल मिट्टी मिलती है वहां पर। सो देयर इज स्टिल नो एविडेंस दैट वाटर एंड ऑक्सीजन आर अवेलेबल इन द सफिशिएंट अमाउंट ऑन द अदर प्लैनेट्स। अभी तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत, एविडेंस मतलब सबूत नहीं मिला है कि दूसरे प्लैनेट्स पर सफिशिएंट ऑक्सीजन एंड पानी अवेलेबल है। ऑर्डिनरीली वी नो दैट द अर्थ वाज जस्ट ए फायरबॉल एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जब ये अर्थ बन रही थी ना, तो वो पहले एक आग का गोला था, लाइक सन। धीरे धीरे यही आग का गोला ठंडा होता गया, ठंडा होता गया, ठंडा होता गया, और धरती के ऊपर लिक्विड एंड सॉलिड चीजें बनने लगी, साथ ही साथ गैस भी बनने लगा। सो इसी तरीके से जो एयर है जिसे हम गैस कहते हैं अराउंड द अर्थ, वो अर्थ के ऊपर दिखने लगा, फील होने लगा। ह्यूज डिचेस का मतलब है बड़े बड़े खड्डे पड़ गए हमारे अर्थ के ऊपर, वो फुल पानी से भर गए, जिसे हम ओशियंस कहते हैं। अभी नीचे देखिए, thus the exact form of the earth was created। ऐसा माना जा रहा है कि अर्थ कुछ इसी स्टाइल में बना था। तो अर्थ के बारे में हमें और जानना चाहिए। ये क्या है चैप्टर के अंदर, स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। चलो मैं आपको समझाता हूं। सो यहाँ पर जो टाइटल है स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, जिसमें लिखा है कि देयर आर 4 मेन स्फीयर्स ऑफ द अर्थ: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ये फोटोग्राफ देख लीजिए। ये फोटोग्राफ आपको काफी सारी चीजें बता भी देगा, समझा भी देगा, सिखा भी देगा। क्योंकि एटमॉस्फेयर हवा में लिखा है, मतलब सारी हवा को एटमॉस्फेयर कहेंगे। पानी के अंदर हाइड्रोस्फीयर लिखा है, मतलब पानी वाली चीज हाइड्रोस्फीयर में गिनी जाएगी। लिथोस्फीयर मतलब जमीन, बायोस्फीयर मतलब इन सभी का मिक्सचर। बायोस्फीयर मतलब जनरली लिविंग बीइंग्स होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं लिथोस्फीयर के बारे में, जहां पर लिखा है कि अपर लेयर ऑफ द अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसे हम जमीन कहते हैं, सॉइल, इज जनरली मेड अप ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मैटर्स। एक पृथ्वी के टुकड़े को देखोगे तो कुछ ऐसा होगा। अगर आप उसकी खुदाई करोगे तो आपको ये पत्थर वत्थर काफी सारी चीजें मिलेगी। लिथो का मतलब बच्चों होता है सॉइल। लिथो का मतलब होता है सॉइल, एंड दैट इज वाई अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। अपर लेयर जो सॉइल का ऊपर का हिस्सा है जो ग्रीन कलर का, उसे हम सॉइल कहते हैं, क्योंकि उस लिथोस का मतलब ही वही होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लिथोस्फीयर। सो ये जो लेयर है ये बना हुआ है काफी सारे रॉक्स एंड सॉलिड मैटर से। क्या? पत्थरों से, सोने से, चांदी से, लोखंड से, आयरन, मतलब काफी सारे मेटल से। इसीलिए इसे रॉक स्फीयर या तो फिर सॉलिड स्फीयर भी कहा जा सकता है। आइए चलिए आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये एक अर्थ का पिक्चर है जिसके अंदर क्या क्या है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर सिर्फ ये वाला देखिए, ऊपर की जमीन वाला अर्थ क्रस्ट, क्योंकि हम लोग अभी बात करने वाले लिथोस्फीयर की एरिया और उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। अर्थ का ऊपर का लेयर उसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं, जिसकी थिकनेस जनरली 64 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की थिकनेस होती है। इसमें लाइट मैटर्स, हल्की चीजें जैसे कि एल्यूमिनियम है, सिलिका है, मोस्टली इसके अंदर खुदाई करने के बाद हमको ये मिनरल्स मिलते हैं। तो ये जो लेयर है डीप इन द सी, दिस लेयर इज थीन इन द डीप सी। अगर आप डीप सी में खुदाई करोगे तो जो सॉइल का लेयर है वो काफी पतला है। सो लिथोस्फीयर जो ऑक्यूपाई करता है 29% ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ का 100% जो हिस्सा है उसमें से 29% ही जमीन है, जिसके अंदर माउंटेन्स आ गए, प्लेट्यूज आ गया, खुली जमीन है, मैदान, खेत, सब कुछ आ गया। सो जो लैंड वाला हिस्सा है उसे हम लिथोस्फीयर गिनेंगे। चलो लिथोस्फीयर से थोड़ा और अंदर की तरफ जाते हैं। ये जो रेड रेड दिख रहे हैं ना, जैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप अर्थ के अंदर खुदाई करके जाओगे ना, तो अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर है धीरे धीरे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा मैं आपको समझाता हूं।
यहां पर लिखा है ऑन मूविंग टूवर्ड्स द डेप्थ, मतलब ऊंडाई में आप जाओगे अर्थ के अंदर तो हर 1 किलोमीटर के बाद नियरली 30 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। किसका? अर्थ के क्रस्ट का, क्योंकि अंदर जो इंटरनल रॉक्स मतलब जो पत्थर है वो पिघले हुए हैं। क्यों पिघले हुए हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं फोटो में इंटेंसिव काफी खतरनाक हीट है, गर्मी है, इतनी गर्मी है कि पत्थर भी पिघल जाते हैं। और वो जो पिघले हुए पत्थर है जिसे हम कहते हैं मैग्मा। इस फोटोग्राफ को देखो, कितना एकदम सॉफ्ट लग रहा है पिघला हुआ, ये पिघला हुआ पत्थर है। क्योंकि ये जो रॉक है ना, ये रॉक के अंदर गैसेस है, काफी हाई प्रेशर से ये रॉक को मेल्ट कर देते हैं। Thus, balance is maintained between two opposite forces like pressure and heat. That is why Earth crust does not burst. हमारा अर्थ के नीचे भी इतना प्रेशर है और अर्थ के ऊपर भी प्रेशर है, दोनों के बीच में एक मेंटेन रहता है, इसीलिए अर्थ कभी फटता नहीं है। बलून कैसे फट करके फटता है, ऐसे अर्थ भी फट सकती है अगर नीचे का मतलब कि अर्थ के अंदर का प्रेशर और हीट एक्सटेंसिवली बढ़ गया तो। होप ये जो पिक्चर्स है और ऊपर के जो पैराग्राफ है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, जिसमें के अंदर लिखा है लिथोस्फीयर हैज क्लोज रिलेशन विद बायोस्फीयर एंड वेजिटेशन। कैसे? हमारा जो लिथोस्फीयर है वो बायोस्फीयर मतलब जो लिविंग थिंग्स है वो जमीन पे तो रहते हैं ना, वेजिटेशन कहाँ उगेगा? जमीन पे। तो हुआ ना क्लोज रिलेशन। हमारा घर, पानी, फार्मिंग, इंडस्ट्रीज, ये सब लिथोस्फीयर मतलब जमीन पे तो बनते हैं, ये सब काम जमीन पे करना पड़ता है ना। इसके अलावा मिनरल्स, सोना, चांदी, पत्थर, सॉल्ट, लोखंड, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब जमीन के अंदर से निकलता है, डायमंड वायमंड सब कुछ। इसके साथ एक अनदर ब्लैक गोल्ड जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं, पेट्रोलियम, ये भी जमीन से नीचे से ही निकलता है। जो आप स्कूटर चलाते हो, एक्टिवा समझ लो, आपकी मम्मी एक्टिवा चलाते हैं, पापा बाइक, गाड़ी, उसमें जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी डलता है ना, वो इस जमीन में से निकलने वाले ब्लैक कलर के क्रूड ऑयल है, उसमें से बनता है ऐसी फैक्ट्रीज के अंदर। तो हुआ ना हमारे काम की चीज लिथोस्फीयर। इसी लिथोस्फीयर के ऊपर हम काफी सारे फार्मिंग का काम करते हैं और फार्मिंग के बाद हम इंडस्ट्रीज में ले जाके उस फूड क्रॉप्स को तैयार करते हैं और मॉल्स में बेचने के लिए भेजते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। तो ये सब देता कौन है इंसान को? लिथोस्फीयर, जमीन। इसके बारे में बात करूं, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर जो माउंटेनियस रीजन है, जो माउंटेनियस रीजन के ऊपर हमारे फॉरेस्ट है, वो भी तो लिथोस्फीयर का हिस्सा है। सो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, अगर आपको अर्थ के ऊपर जीना है ना, तो लिथोस्फीयर आपके लिए एक पिलर है। जैसे आपके घर में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही आपका देखभाल करते हैं ना, तो जब तक ये ज़मीन अच्छी तरीके से है तब तक आपको सब कुछ मिलेगा, खाना पीना, क्रूड ऑयल, सोना, चांदी, घर बनाने के लिए मटेरियल, सब कुछ। जब आप ज़मीन ही और लिथोस्फीयर ही खराब हो गए तो समझो क्या होगा, कहाँ जाओगे उगाने सब। तो इसको बचा के रखना, संभाल के रखना, फ्यूचर आपको ही जीना है। आगे का टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर। ये है सेकेंड स्फीयर ऑफ द अर्थ। सो द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एरिया इज मोर ऑन द अर्थ। यस, आप देखो इस फोटोग्राफ को, दोनों को देखो, कितना सारा पानी है, क्योंकि अर्थ के ऊपर 71% पानी भरा हुआ है। 71% ऑफ द अर्थ का टोटल स्पेस, जगह को पानी से भर दिया गया है। मतलब हमने नहीं भरा हुआ है, नेचर ने भरा हुआ है। और ये जो बड़े बड़े, अगर आप ये एक स्पेस में जाओगे ना, ऐसे ये कॉन्टिनेंट्स है ना, ये जो कॉन्टिनेंट्स, लैंड एरिया काफी छोटे दिखाई देंगे, चारों तरफ सिर्फ पानी 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 दिखाई देगा। इतने बड़े हैं ये पानी के मासेस, जिसे हम कहते हैं ओशियंस। अगर इस ओशियन में ऐसे जाओ तो अगर ऐसा तूफान आया तो बच भी नहीं पाओगे, इतने खतरनाक होते हैं ये। अगर आप ऊपर से देखो तो आपको छोटे छोटे आइलैंड दिखाई देंगे, ये कॉन्टिनेंट्स। आगे लिखा है कि जो ओशियंस हैं रिस्पेक्टिवली देयर आर 4 मेजर ओशियंस ऑन द अर्थ, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक ओशियन। काफी बड़े हैं, काफी बड़े। ज़्यादा जानकारी लेनी है तो कभी गूगल कर लो यार, यूट्यूब कर लो, इस ओशन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लो। ऐसा ज़रूर नहीं कि खत सिर्फ स्कूल में पढ़ाते हैं तो ही पढ़ना चाहिए, जब कभी जानने की इच्छा करो तो सर्च करके जान लिया करो। अगर आपको भी फ्री में मैथ्स एंड ग्रामर की वर्कशीट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। आगे के पैराग्राफ में अब मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, जिसके अंदर लिखा है कि यही ओशियंस के अंदर अगर आप डीप में जाओगे ना तो नियरली आपको 10 to 11 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है तो ये जो फोटोग्राफ में मैंने ब्लू व्हेल दिखा है ना, उसको जरा पूछो, हे ब्लू व्हेल, ये सी कितना डीप है, तो आपको बताएगा कितना डीप है, वो आपको उसके ऊपर बैठा के नीचे ले जाएगा। और हाँ, इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि जो सन की लाइट आपको धरती पे कैसे मिलती है, वो सन की लाइट अगर आप इस ओशियन के नीचे जाओगे ना, आपको वो लाइट भी नहीं मिलेगी, टोटली ब्लैक, अंधेरा 24/7। और
ज़्यादातर जो नीचे की लाइफ है दरिया के नीचे वो ह्यूमन बींग्स ने कम देखी है। अभी तक हम लोग रिसर्च इतना नहीं कर पाए कि नीचे क्या है। अब मैं आगे बात करने वाला हूँ अर्थ के ऊपर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन। सो टोटल अगर मैं 100% पानी को ले लूँ, अर्थ के ऊपर जितना भी पानी है उसमें से 97% पानी तो ओशियन में है, बिल्कुल एकदम खारा। खारा पानी मतलब सेलाइन वाटर, नमक वाला। आप लोग नमक वाला पानी पियोगे? दूं में आपको? कोई नहीं पिएगा ना नमक वाला पानी। वो हमारे काम का भी नहीं, ना तो फार्मिंग के लिए काम का है, ना नहाने के लिए, ना पीने के लिए। सो बाकी के बचा 3% फ्रेश वाटर, जिसमें से काफ़ी सारा पानी तो ये पहाड़ों पे बर्फ जम के पड़ा हुआ है, जिसे हम आइस ग्लेशियर कहते हैं, जो समुद्र में भी है, ओशियन में भी है। और ऐसे पहाड़ों पे फ्रेश वाटर के बर्फ जम जाने के बाद वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो 2% से ज़्यादा पानी वहाँ पर है। हमारे बचा है सिर्फ 1% पानी, जो हमको ज़मीन में इन द फॉर्म ऑफ लेक, रिवर्स देखने को मिलता है, और जिसको भी हमने नहा धो के, कपड़े धो के गंदा कर दिया है। हमने मतलब इंसान ना, पता ही है ना आप लोग जब जाते हो घूमने लोग क्या करते हैं, कितनी गंदगी फैलाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ को लेकर जिसमें लिखा है लिविंग क्रिएचर्स, तो लिविंग क्रीचर्स एंड प्लांट्स ऑन द अर्थ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। ये बात काफी सही लिखी है कि धरती के ऊपर जीना है तो पानी चाहिए भाई। तो ये हाइड्रोस्फीयर के बिना तो कोई जी नहीं सकता है, जिंदा नहीं रह सकता है। एंड इट इज अवेलेबल थ्रू फूड और थ्रू मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग बीइंग। बिल्कुल सही वाक्य लिखा है। जो सेंटेंस लिखा है ना, जिसके अंदर बताया गया है अगर हाइड्रोस्फीयर है तो लिविंग थिंग्स है, बराबर है। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी है तो जीवन है, समझ गए। मोस्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी, जो हवा में पानी का प्रमाण होता है ना, वो रेन के रूप में नीचे आता है जब ये ओशियन से सन की हीट की वजह से पानी इवापोरेट होके बादल बन जाते हैं, और वही बादल आगे जाके नीचे बरसते हैं, और हम इस पानी को छोड़ देते हैं गटर में जाने के लिए। अरे भाई, जब आपको ये बादल फ्री में फ्रेश वाटर ला के देता है तो क्यों उसको स्टोर नहीं करते हो? स्टोर करो, गर्म करो, पियो, यूज करो। दरिया में तो आप लेने जा नहीं सकते हो ना, क्योंकि दिन ब दिन पानी महंगा बनता जा रहा है, क्योंकि लोग इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। लोग मतलब हम, किसी और के बारे में नहीं सुनना। आप लोग भी कदर नहीं करते हो पानी की। कदर करना शुरू कर दो, बचाना शुरू कर दो, वेस्ट करना कम करो। आगे ये भी लिखा है कि एट द बॉटम ऑफ द सी देयर लाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशियस मिनरल्स। अगर आप धरती के नीचे जाओगे और खुदाई करोगे तो आपको काफी सारे मिनरल्स, मतलब मेटल, नॉन मेटल चीजें, जैसे कि सॉल्ट, वो भी दरिया के पानी से मिलता है। मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन, टीन, गोल्ड, और एक काफी सारी चीजें, क्रूड ऑयल, वो सब दरिया के नीचे है, जमा पड़ा हुआ। इसको खोद खोद के निकालना पड़ता है। काफी सारी कंपनीज ये खोदने का और निकालने का काम करती है। ओशियन इज ऑल्सो ए स्टॉक ऑफ प्रोटीन। क्या मिलता है? खाना। ओशियन हमको प्रोटीन से भरपूर खाना देते हैं, स्पेशली जो लोग फिश खाते हैं, मतलब कि सी फूड खाते हैं। जो लोग दरिया के आसपास रहते हैं वो लोग तो ये खाते हैं ना, क्योंकि इसमें से काफी सारी प्रोटीन मिलता है उन लोगों को। देयर इज एनॉर्मस पावर इन द सी एंड ओशियन वेव्स। आपने ये तो देखा ही होगा काफी सारी मूवीज में, या कुछ लोग दरिया पे घूमने जाते हैं, मुंबई में जुहू बीच में या कोई दरिया पे, तो आपको ये ओशियन वेव्स कहो, करंट्स कहो या टाइड्स कहो, देखने को जरूर मिलते हैं। या तो मूवीज में तो देखे होंगे बड़े बड़े, ज्यादातर ये तो मैंने देखे हैं कि तबाही मचाते हैं। पर इसकी पॉजिटिव साइड देखो, कुछ साइंटिस्टों ने कुछ चीजें तैयार करी है जिसको हम बोलते हैं टरबाइन मशीन। वो समुद्र के अंदर इस तरीके से डालते हैं, जब पानी का बहाव तेज होता है तो ये टरबाइन मशीन घूमता है, जिससे बिजली पैदा होती है, और आजू बाजू के शहरों को, राज्यों को, या फिर छोटे छोटे गांवों को बिजली मिलती है। सो इस तरीके से दरिया में से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करी जा सकती है, और लोग करते भी है। इसके अलावा ये जो ओशियन है, ये जो हाइड्रोस्फीयर हमारे लिए प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कैसे? सोचो को किंगडम, मतलब लंदन, अमेरिका से आपको काफी सारी कार्स, काफी सारे सामान को वहां से यहाँ इंपोर्ट करना है, तो क्या एरोप्लेन में लाओगे? क्या एरोप्लेन इतना सारा वेट ले सकता है? नहीं ना। तो लाना कहाँ से? बोट के थ्रू, स्टीमर के थ्रू, और ये रूट ऑफ वाटर से। तो काफी सारे कंट्रीज अपना बिजनेस इस सी रूट से करते हैं। और सबसे पहले जब अंग्रेज लोग इंडिया में आए थे, पोर्तुगीज आए, फ्रांस के लोग आए, यूके से आए, वो लोग इसी दरियाई रास्ते से आए थे। जस्ट इमेजिन। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरे स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब हवा। ये रही हमारी अर्थ, और अर्थ के आजू बाजू पे जो हवा का लेयर बन पड़ा है ना, उसे हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। एटमॉस्फेयर की जो हाइट है लगभग 850 से लेकर 1000 किलोमीटर्स है। आप अभी जहां पर बैठ के जो वीडियो देख रहे हो ना मेरी, वहां से ऊपर देखो आकाश में,
850 मतलब 850 से लेकर 1000 किलोमीटर ऊपर तक हमारा एटमॉस्फेयर, जहां पर आपको अलग अलग तरह के गैसेस मिलेंगे। ये जो एटमॉस्फेयर है आप उसको देख नहीं सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। हमारी नेकेड आइज से, मतलब ये जो आंखें हैं नॉर्मल आइज से देख नहीं सकते हैं, क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरह के गैसेस है, वाटर वेपर से, डस्ट पार्टिकल्स से, एस्ट्रॉइड के पार्टिकल्स से, सॉल्ट, एस्ट्रॉइड मतलब पत्थर है, उड़ता हुआ पत्थर, और इवन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये, और इंसेक्ट है जो हमको हमारी नेकेड आई से दिखाई देते नहीं है। ये सब एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। ये जो पैराग्राफ और ये पैराग्राफ के अंदर ये पाई चार्ट है, एक ग्राफ है जिसके अंदर काफी इंफॉर्मेशन लिखी है, काफी सही इंफॉर्मेशन हमारे लिए है, और ये आपको पढ़ के लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आ सकता है, पूछ सकता है आपको क्वेश्चंस बना के। तो उसके पहले मैं आपको बताऊं कि जो एटमॉस्फेयर है ना तो उसका कोई कलर है इसलिए वो कलरलेस है, ना उसका ऑर्डर मतलब कोई स्मेल है, ना दुर्गंध है, ऑर्डरलेस है। और तीसरा है टेस्टलेस, स्वाद नहीं है। पानी का स्वाद होता है कभी नहीं, ऑक्सीजन का जो आप ये जो हवा श्वास लेते हो ना, श्वास, ब्रीदिंग, उसकी एयर का कोई है कलर, टेस्ट, ऑर्डर, स्मेल नहीं ना। और टोटली एयर जो है वो ट्रांसपेरेंट है। एटमॉस्फेयर 3 चीजों से बना है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और मेजर जो गैसेस है वो ये रहे, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, देखो ब्लू कलर का ये 78%, फिर ये पिंक 21% ऑक्सीजन जो हम लोग ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं, फिर आर्गन या ऑरेंज, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और लास्ट में अदर गैसेस। सो इस तरीके से 100% गैसेस, ये एटमॉस्फेयर है ये अलग अलग गैसेस से बनता है, सिर्फ एक गैस से नहीं बनता। तो होप इससे आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। आगे के ये 2 पेजेस हम समझने वाले हैं, 2 पेजेस हम क्लियर कर चुके हैं, जिसमें क्या लिखा है कि जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर चले जाते हैं कुछ गैसेस खत्म होती जाती है, कुछ गैसेस खत्म होते जाते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो वो काफी हैवी गैस है तो ऊपर नहीं मिलेगा, वो जमीन के नीचे ही रहेगा, मतलब जमीन के ऊपर रहेगा लोअर पार्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेजेंस है जमीन से 20 किलोमीटर के ऊपर आपको कम होते हुए दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दूसरा गैस है ये पिंक वाला ऑक्सीजन, नियरली 110 किलोमीटर मतलब 110 किलोमीटर के बाद वो धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। एंड लास्ट में 130 किलोमीटर के बाद आपको नाइट्रोजन गैस नहीं मिलेगा। उसके बाद जो गैस मिलेगा वो है हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिसकी वजह से हमारा जो सन है वो जल रहा है, तो स्पेस में आपको हाइड्रोजन हीलियम मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये हमने समझ लिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द रेशियो ऑफ ओजोन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज वेरी लेस। बिल्कुल सही है, हमने आगे पढ़ा कि काफी कम है ओजोन गैस, और ओजोन गैस हमारे लिए बहुत फायदा कारक है, हेल्दियर है, याद रखना। आगे आपको बता रहा हूं, जस्ट वेट कीजिए। ये ओजोन गैस हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि ये जो ओजोन गैस है ना वो सन से आने वाले अल्ट्रा वायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमको और हमारे प्लेनेट को इस खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाता है। इसकी जो खतरनाक हीट, एक्सटेंसिव हीट है, एक्सेसिव हीट है, उससे हमें वो बचाता है। दिस गैस मोस्टली प्रिवेल्स इन द ओपन ग्राउंड। ये गैस आपको कहां मिलेगा? खुले मैदान में, वो भी सुबह सुबह में, अर्ली मॉर्निंग में जब सूरज उगता है। इन द सेम वे इट्स रेशियो इज मोर इन द एयर अराउंड द सी शोर। दरिया किनारे के आसपास भी जाओ वहां पर भी ओजोन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, और इसी के लिए कुछ लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक करना पसंद है, क्योंकि उनको हेल्दी गैस, ओजोन गैस वहां पर मिल जाती है और वो हेल्दी वेल्दी रहते हैं, काफी लंबे एज तक जीते हैं। आपको भी जीना है तो मॉर्निंग वॉक पे जाया करो फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट पैराग्राफ में जिसमें लिखा है, ड्यू टू वेरियस पार्टिकल्स in the atmosphere sunlight is seen spreading on the earth। बिल्कुल सही लिखा है इसके अंदर। अगर आप एटमॉस्फेयर में देखोगे जो सन की लाइट है कुछ इस तरीके से स्प्रेड होती है और वो लोग हेल्प लेते हैं डस्ट पार्टिकल्स का। इट डज नॉट बिकम डार्क और ब्राइट सडनली। अचानक से सनलाइट डार्क और ब्राइट नहीं बनती, इसके पीछे का जो कारण है वो ये डस्ट पार्टिकल्स है। स्काई का जो कलर होता है डाउन बिफोर सनराइज, सनराइज से पहले उसका कलर डाउन हो जाता है। क्यों एकदम खिला खिला आसमान होता है वो डल हो जाता है, और उसका जो कलर है वो डस्क भी हो जाता है सनसेट के बाद, अंधेरा। क्यों? बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स। ये जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, इसके अंदर सनलाइट नहीं गिरती है तो वो लोग रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स। आप देखिए फोटोग्राफ में, बादल जाने के बाद ये डस्ट पार्टिकल्स में सनलाइट गिरती है, उसे रिफ्लेक्ट होता है, चारों जगह रोशनी फैल जाती है। तो ये डस्ट पार्टिकल्स हमारे लिए काफी काम की चीज है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। ये है लास्ट पार्ट, बायोस्फीयर। चारों स्फीयर में से ये है लास्ट बायोस्फीयर, मतलब लिविंग थिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं।
और ये जो बायोस्फीयर है वो लिथोस्फीयर के बिना, एटमॉस्फेयर के बिना और हाइड्रोस्फीयर के बिना पॉसिबल ही नहीं है। बायोस्फीयर को क्या क्या चाहिए? पानी, जमीन और हवा। और बायोस्फीयर का मतलब होता है जितने भी लिविंग बींग्स है। सो बायोस्फीयर लिविंग बींग्स से कंप्राइज करता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ मतलब कि एनिमल्स, बर्ड्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस धरती के ऊपर है वो बायोस्फीयर में गिने जाएंगे और उन सबको पानी, हवा और जमीन की खाने की जरूरत पड़ती है। लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ सरफेस, वो खाना बायोस्फीयर से मिलता है और यही बायोस्फीयर वैराइटीज ऑफ फूड्स और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है ह्यूमन को और पूरे दुनिया को। इसीलिए अगर जीना है तो बायोस्फीयर को बरकरार रखना पड़ेगा। अगर बायोस्फीयर को बिगाड़ दिया तो हम भी बिगड़ जाएंगे और जल्दी जल्दी भगवान के पास पहुंच जाएंगे। भाई हमारे अर्थ का मतलब बायोस्फीयर का ध्यान रखेंगे, हम कसम खाते हैं। और ये तो लास्ट पैराग्राफ है, काफी 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 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है यार, जरा ध्यान से सुनना क्योंकि हमारी बात हो रही है ना ह्यूमंस की, इसलिए। टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। एक्चुअली बायोस्फीयर जो है वो मोस्टली बैलेंस रहता है कंडीशन से, मतलब उसकी जो कंडीशन है वो बैलेंस रहनी चाहिए। बट ह्यूमन जब अपनी टांग अड़ाता है ना नेचर के अंदर, पेड़ काट देता है, जंगल जला देता है, तो वो डिस्टर्ब कर देता है इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। वो जो पूरा सिस्टम है अर्थ के ऊपर जो बैलेंस चल रहा है वो खराब कर देता है और इसके कारण काफी सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है, खड़ी हो जाती है। नेचुरल फूड चेन, हमारा जो नेचुरल फूड चेन है हम बर्बाद कर देते हैं क्योंकि हम लोग हमारी नीड्स को पूरा करते हैं, हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, एनवायरनमेंट को बर्बाद कर देते हैं हमारी डेवलपमेंट के लिए। जैसे घर बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए, ऐसी काफी सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं हम। और यही जो कंडीशन है इंसानों के लिए काफी हार्मफुल है क्योंकि हम इन चीजों को बर्बाद करते हैं तो ये बेचारे एनिमल्स मरने लगते हैं और यही चीज हमको आगे जाके धीरे धीरे खत्म करने वाली है। देखो एक इंसान क्या कर रहा है, एक तरफ पेड़ काट रहा है, एक तरफ गोलियां बौछा रहा है। करना क्या चाहते हैं हम लोग, क्यों इसको तबाह कर रहे हैं? तबाह करने में हम बहुत स्पीड से तबाह कर देते हैं, पर ये पेड़ को इतना बड़ा होने में सालों लग जाते हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, और काटने में सिर्फ 15-20 मिनट लगते हैं इस मशीन को। ये बायोस्फीयर को जो हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या वो सही चीज है? तो ये चैप्टर पढ़ने का जो असली मायना था कि हमें नॉलेज लेना है, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। धरती के ऊपर जो हमें भगवान ने लाइफ दी है उसको बेहतर बनाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हमारे अर्थ को मेंटेन रखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। इसी के साथ मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि चैप्टर हो गया है ओवर। मेरा काम कर दीजिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल। इसका कारण है लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और काम करने का मन करेगा और आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाने का, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में मुझे 10-10 घंटे लगते हैं, कई बार तो टाइम नहीं होता तो काफ़ी दिन लग जाते हैं। सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो। मिलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज के वीडियो में। टिल देन बाय।